तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए और आज खुलते ही नए रिकॉर्ड बनने की तैयारी सेंसेक्स और निफ्टी में। कल रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद होने के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे आगे दमदार ग्लोबल संकेतों के बीच। ऐसे में स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन के लिए हो जाइए तैयार और इस एक्शन वाले बाजार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी जानेंगे अनिल जी के साथ। तो सर, एक्शन की शुरुआत करें, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं। बिल्कुल दीप, ट्रिगर्स की लिहाज से देखें तो सबसे मजबूत ट्रिगर्स आपको अमेरिका से आते दिख रहे हैं। उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी है। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त बिल्कुल तेजी का माहौल था अमेरिकी फ्यूचर्स में, लेकिन जितनी हुई वो उम्मीद से ज्यादा है। 350 अंकों के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी, जबकि हम जब बंद हुए तो 150 पॉइंट के आसपास मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद होता हुआ दिखा है। सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक है, डिस्क्लोजर नियम सख्त करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज होने की तैयारी में और वो ये कि अब नतीजे अप्रूव होते ही 30 मिनट के भीतर आपको एक्सचेंजेस में भेजने होंगे। इंटरेस्टिंग, ये भी कुछ अच्छे नियम। और T+1 इस ट्रेडिंग सेटलमेंट को लेकर भी चर्चा होने की संभावना। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आज होने की तैयारी में। सेबी की अहम बैठक में अहम बैठक कैबिनेट की भी है, जहां एक तो शुगर सेक्टर को सब्सिडी की तैयारी है और दूसरा टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद आप वहां से कर सकते हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, 4.25 गुना बढ़ता हुआ दिखा है पहले ही दिन। आज है दूसरा दिन इस आईपीओ का। दीप, बिल्कुल अनिल जी, जबरदस्त एक्शन है। आईपीओ मार्केट्स में तो काफी गर्मी है सर। फंड रेजिंग को लेकर भी काफी सारी चीजें हैं जहां पर चर्चा करनी है। पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स के संकेत समझाएं सर। एक बार फिर से यूएस मार्केट्स में रिकॉर्ड, फेड की पॉलिसी और साथ ही जो इनके स्टिमुलस प्लान है, दोनों पर ही हमारी नजर बनती हुई दिख रही है। क्या क्यूज लेने चाहिए यहां से? दीप, संकेत बहुत ही बेहतर। अच्छा, मजे की बात देखिए आप, अब है ना, एक नहीं दोनों ही, सरकार और अमेरिकी फेड, वहां का सेंट्रल बैंक, वहां का आरबीआई, दोनों ही तैयारी में है बाजार की मदद करने के लिए, इकोनॉमी की मदद करने के लिए। फेड कैसे करेगा? $120 बिलियन का बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम उनका हर महीने का चल रहा है, वो चल ही रहा है। अब वो या तो इसे बढ़ा सकते हैं इस मात्रा को, या फिर इसके खरीदने के तरीकों में कितने बॉन्ड कैसे किसके खरीदे जाए उसमें बदलाव कर सकते हैं, खरीदने के तरीके पे। और जो भी होगा जाहिर सी बात है वो बाजार को पसंद आएगा और अच्छा होगा। मात्रा बढ़े, ज्यादा क्वांटिटी में वो खरीदें, वो भी अच्छी बात है, लिक्विडिटी और ज्यादा आएगी। और अगर तरीकों में बदलाव करें तो वो भी मेरे ख्याल से बाजार को पसंद आने वाली चीज है। तो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी चीज ये कि फेड भी अब इस बात के लिए तैयार है कि वाकई में राहत पैकेज को और बड़ा किया जाए और जल्दी लाया जाए, बढ़ाया जाए, उसको सही तरीके से लागू किया जाए। दूसरी तरफ $900 बिलियन के आसपास का पैकेज, अब 800,000 के बीच में जो भी हो जाए, उसकी तैयारी है ही। $908 बिलियन की बात हो रही है अमेरिका में, जो बाइडेन साहब जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे या बैठने के पहले भी उसका ऐलान कर सकते हैं, उसकी भी तैयारी है। अब वो इसी हफ्ते आता है, 2-4 दिन आगे पीछे आता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि आने की तैयारी में है। और ये डबल बोनांजा बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है कि एक तरफ यूएस फेड भी तैयार है अपने हिसाब से पैकेज बनाकर देने के लिए, और अमेरिका की सरकार तो तैयार होनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। भले वो ट्रंप रहते तो भी देते, और बाइडेन साहब है तो उन्हें भी देना है इकोनॉमी के लिहाज से। तो यही एक सबसे बड़ा ट्रिगर है जो दुनिया भर के बाजारों में, स्पेशली अमेरिकी बाजारों में जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। दीप, इसी के चक्कर में आप देखिए डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, मेटल्स मजबूत हो रहे हैं, सोना फिर से निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, कच्चा तेल $51 के पार पहुंचता हुआ दिख रहा है, इक्विटी में तो आग ही लगी हुई है। तो ये सारे संकेत वो हैं जो इस वक्त बाजार देख रहा है। जो नहीं देख रहा है, कोरोना के बढ़ते हुए मामले, फिर से बढ़ते हुए लॉकडाउन के खतरे अमेरिका में भी, यूरोप में भी, क्योंकि पता है कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार है, आज नहीं तो कल सबके हाथ में आ जाएगी। वो चिंता अब हो गई है पीछे और उसकी तरफ नजर नहीं है। भले ही आपको फिर से लॉकडाउन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके हाथ में पैसा है, पैसा और बढ़ने की उम्मीद है, सिस्टम में लिक्विडिटी आने की उम्मीद है। तो ऐसे में फॉरवर्ड लुकिंग जो मार्केट के लिए एक तरीका होता है कि आगे की बात देखना बजाय इसके कि पीछे की। तो कोरोना जाना ये आगे की बात है, वैक्सीन आना ये आगे की बात है, लॉकडाउन प्रेजेंट है, लॉकडाउन हटना, इकोनॉमी का रिकवर होना ये फ्यूचर है। तो ये ट्रेड इस वक्त अमेरिकी बाजारों में है, दुनिया भर के बाजारों में। अब
जाहिर सी बात है कि जब पैसा आपके हाथ में हो और आपको पता हो कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान होगा और उसका समाधान वैक्सीन और पैसे से होने वाला है, दोनों ही अगर आपके पास मिलने वाले हैं या आपके हाथ में है, तो फिर बाजार डरेंगे क्यों? तो यही वजह है बाजार आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल फिर देखिए नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो कल आपने एक सवाल बहुत ही अच्छा पूछा था दीप कि क्या ट्रेड वैसे बनेगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन होंगे तो क्या वापस से फैंग स्टॉक या फिर नैस्डैक वाले स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एक्शन में आएंगे? बिल्कुल, कल देखिए एप्पल का स्टॉक 5% भागा, उसने नैस्डैक को नया रिकॉर्ड बनाने में मदद की। तो ये बात सही है कि भागे कोई भी स्टॉक, लेकिन भागेंगे, ये बात ठीक दिख रही। तो अभी तक तो कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं है ग्लोबल मार्केट से कि जहां कोई समस्या परेशानी हो। कोरोना बैक सीट पर है, स्टिमुलस पैकेज फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट पर है। ड्राइवर सीट भी नहीं बोलूंगा, पायलट की सीट पे है, जिस तरह से बाजार उड़ रहे हैं दीप। बिल्कुल, तो एकदम जबरदस्त तेजी में है बाजार और कई सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। अच्छा सर, बाजार के एक ट्रेंड पर आपसे सवाल पूछना है, पर उससे पहले ये जो लिक्विडिटी इतनी फैली हुई है बाजारों में, जिसको जिस भाव पर पैसे रेज करना है वो कर रहा है। आईपीओ जबरदस्त रिस्पांस, लिस्टिंग जबरदस्त रिस्पांस। देखिए मिसेस बेक्टर्स के आईपीओ को पहले दिन ही 4.25 गुना भर गया है। आज 3 क्यूआईपीज खुले हुए हैं सर, आईडीबीआई बैंक, पीएनबी, एम्बेसी पार्क रीट। तो जिस तरह से ये लिक्विडिटी का फायदा उठाया जा रहा है फंड रेजिंग करके डिफरेंट तरीकों से, पीवीआर की भी बोर्ड बैठक होने वाली है इस हफ्ते, उसके बारे में थोड़ा समझाएं सर। दीप, ये बिल्कुल क्लियर कट है। मैं बार बार कहता हूं और लगातार कहता आया हूं कि प्रमोटर्स के लिए सबसे बड़ा सबक यही है। ये वो कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस वक्त पैसा भी है, मिल भी रहा है और लोग आपको सामने से देने को भी तैयार है। नहीं तो प्रमोटर्स हाथ जोड़कर आगे पीछे घूमते रहते हैं और फंड्स और बैंक्स या जो भी हो इन्वेस्टर्स मतलब इतना भाव खाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि तेजी के मार्केट में प्रमोटर्स इतना भाव खाते हैं जैसे कि उनके शेयर नहीं हो, हीरे मोती जवाहरात हो, मतलब बेचने को देने को तैयार ही नहीं है। तो पॉइंट सिंपल है, 2008 में जो लेसन लगे हैं अच्छे खासे प्रमोटर्स को, मैंने देखा है अपनी आंखों से 2008 की मंदी के वक्त जब मार्केट बूम कर रहे थे, उस समय फंड्स जाकर लाइन लगाते थे, सर प्लीज हमें भी अलॉटमेंट दे दीजिए, क्यूआईपी कर दीजिए, हमारा इतना फिक्स कर दीजिए, ये कर दीजिए। और प्रमोटर्स कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे तो लाइन लगी हुई है, बहुत लोग खरीदने को तैयार है। आज वो स्टॉक, कितने सारे स्टॉक, लंबी लिस्ट है, उस भाव से 10-10% नीचे ट्रेड, 10-10% पर ट्रेड कर रहे हैं। 100 रुपए वाला वो शेयर 10 रुपए हो गया। और आज अगर वो जाकर मांगे तो वही इन्वेस्टर उन्हें खड़ा भी नहीं करेंगे, शायद कैबिन में एंट्री भी नहीं देंगे, चाय भी नहीं पूछेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रमोटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जब लिक्विडिटी जबरदस्त हो तभी आपको लिक्विडिटी रेज करने की कोशिश करनी चाहिए। बाजार बूम में हो तभी आपको करना चाहिए। और इस मामले में मैं ये कहूंगा कि सरकार का नसीब है कि इस वक्त बाजार बूम में है, लिक्विडिटी है, सरकारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट के लिए वो तैयार हो रहे हैं। जितना फास्ट, जितना जल्दी कर सके उतने बेहतर वैल्यूएशन मिलेंगे और उतनी आसानी से कंपनियां बिकेगी। सिमिलरली जिन कंपनियों को फंड रेज करना चाहे वो आईपीओ लाना हो, एफपीओ लाना हो या फिर डीप क्यूआईपी करना हो, इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। जिनको फंड रेज करना है कर लेना चाहिए, क्योंकि फंड्स की भी मजबूरी है, पैसे बहुत हैं, आ रहे हैं, लगाना तो है ही है, कहीं कहीं तो लगाएंगे। तो जहां एक साथ बल्क में मिल जाए बढ़िया। यही स्क्रीन से खरीदने जाए तो आपकी इंपैक्ट कॉस्ट, खरीदने की कॉस्ट जो है 5% 10% बढ़ जाती है। आजकल तो मामले ऐसे कि सुनना चाहिए खाली कि कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई बड़ा फंड किसी स्टॉक में खरीदारी करने का मूड बना रहा है, स्टॉक 10-20% ऐसे भाग जाते हैं। तो बहुत क्लियर कट है कि इस वक्त कॉर्पोरेट्स के लिए इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता। जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट, मैं तो कहता हूं कई बार है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेकर रख लो, आज नहीं तो कल काम आएगा। जब मिल रहा है ना तो ले लेना चाहिए, सिंपल यही तरीका है। नहीं तो बाद में आप हाथ जोड़कर आगे पीछे घूमेंगे और कोई आपको भाव नहीं देगा, कोई आपको पैसा नहीं देगा। अभी मिल रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन है, ले लो, मिल रहा है ले लो। जी दीप, बिल्कुल मिल रहा है ले लो। और लिक्विडिटी के तो फ्लडगेट्स खुले हुए हैं सर। जिस तरह से बाजार में एफआईएस की खरीदारी आ रही है, जरा ये भी बात समझाएं सर, आज के सेटअप से पहले कल हमने थोड़ा सा डिप देखा और एकदम उसी डिप पर खरीदारी आ गई और वापस बाजार एक्शन में रहे। जो ये बेयर्स की एक आशा थी, उम्मीद थी कि शायद 15 दिसंबर के बाद थोड़ी वीकनेस आती हुई दिखेगी, यहां पर तो अभी भी बाय ऑन डिप का ही स्टेटमेंट चल रहा है सर। दीप अच्छा, कोई बात करे ना करे, दबी जुबान में सब बात कर रहे हैं। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाजार के सारे लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर के बाद करेक्शन आएगा।
ठीक है। 15 दिसंबर से 30 दिसंबर का समय बड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है, करेक्ट। और उसका लॉजिक अपने अपने हिसाब से है। कुछ कहते हैं भाई कि ईयर एंड पे एफआई छुट्टी में चले जाते हैं, कुछ का ये कहना है वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, छुट्टी पे जाते हैं, ये भी बात सही है। वैल्यूएशन महंगे, ये भी बात सही है। इतना पैसा कब तक और कितना आता रहेगा, ये बात भी सही है। और इसके अलावा जिनके पास और कोई कारण नहीं है, नया कारण जिनको ढूंढना, वो ये भी कहते हैं कि अधिक मास शुरू हो गया। एक महीना जो है ना, जनरली कहते हैं कि वो आप इसको शुभ समय नहीं मानते। 14 जनवरी तक का संक्रांत, मकर संक्रांति के बाद वापस आप कुछ अच्छे ऑस्पिशियस काम करते हैं, वो टाइम शुरू हो गया। कुछ लोग ज्योतिष पे भी भरोसा करते हैं, तो वो ज्योतिष के हिसाब से भी कह रहे हैं कि ये ग्रह नक्षत्र कुछ कुछ बदल रहे हैं, उसकी वजह से मतलब आपका लॉजिक अपनी जगह सब कुछ हो सकता है, और कोई भी लॉजिक सही भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी लॉजिक गलत। अब ये किस वजह से गिरेंगे, इन 5-6 रीजन से की वजह से गिरेंगे, या अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज नहीं आए उस वजह से गिरेंगे, या अचानक से एक दिन आपको, हमें, पूरी दुनिया को कोरोना की चिंता सताने लगे, या अचानक से रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर क्वेश्चन मार्क होने लगे, उस वजह से गिरेंगे, ये नहीं पता। कारण क्या होगा नहीं पता, गिरेंगे कब नहीं पता। उम्मीद आप लगा सकते हैं, उम्मीद तो काफी लंबे समय से लगी हुई है कि गिरेंगे, लेकिन हो नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में बजाय मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं, क्योंकि जो चीज आपको नहीं पता है कि कब होगी और किस वजह से होगी, उसमें दिमाग ज्यादा लगाने के बजाय आपको ये सोचना है कि मुझे क्या करना है अगर ऐसा हो जाए तो। सिंपल, अगर करेक्शन आ जाए तो मुझे क्या करना है। अगर बारिश हो रही तो मेरे पास छाते का इंतजाम है क्या। मुझे पता है बारिश हो सकती है, अब मुझे नहीं पता कि आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ठीक है, लेकिन जब भी होगी तब मेरे पास छाता है क्या। अगर आपने उतना सोच लिया तो आप बच गए। मतलब ठीक है, 2-4 छींटे पड़ सकते हैं आप पर, लेकिन आप भीगेंगे नहीं, पूरी तरीके से नहा नहीं लेंगे। वही आपको करना है, और उसको करने का एकमात्र तरीका ये। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जब करेक्शन आएगा, जिस दिन आएगा वो ओवरनाइट आएगा, अचानक से आएगा रात को। सुबह आप उठकर देखेंगे तो अरे ये क्या, ग्लोबल मार्केट का हाल ऐसा कैसे है। तो वो जिस दिन होगा पता नहीं, जिस लेवल से होगा पता नहीं, और अचानक से होगा पता नहीं। तो इसलिए आपको एक पहला काम तो ये करना है कि जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन रख रहे हैं, आप ये मानकर चलें कि आप एक स्पेसिफिक रिस्क लेकर चल रहे हैं, कभी भी कोई करेक्शन आए तो उसकी तब तक, और वो एक दिन की रिस्क आपको हमेशा रखनी है। वो एक दिन आज होगा, 31 दिसंबर होगा, 15 जनवरी होगा, किसी को नहीं पता। तो इसलिए उस रिस्क को आप मैनेज करके चले दो तरीके से। या तो आप अपनी हेजिंग करके चलें तेजी की पोजीशन पर, पुट्स वगैरह लेकर, या फिर ऊपर के कॉल बेचकर, या फिर आप उतनी ही पोजीशन कैरी करें जितनी आप नेक्स्ट डे अगर गैप से नीचे खुल जाए तो संभाल ले। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दूसरे दिन हम गैप से खुल गए तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और क्या उस लेवल तक की मैं रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बोलता हूं कि अगर आप कल के लिए सोच रहे हैं तो कल के लिए आपका स्टॉप लॉस है 13,450 का, ठीक है। अगर 13,450 के नीचे आप खुलते हैं, ट्रेड करते हैं, बंद होते हैं, तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करनी। ये भी मैं बोल रहा हूं हल्की करनी, जीरो नहीं कर देनी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, और ट्रेडिंग बढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए कि जब मार्केट नीचे होता हो आप ये करें, लेकिन वो उसमें कोई गलत नहीं है, सबका यही तरीका है। क्योंकि होता है कि जो तेजी के लास्ट लेग में फास्ट रिटर्न बनते हैं वो पूरी तेजी में नहीं बनते। जो 15 दिनों में तेजी हुई वो 5 महीनों में नहीं हुई, ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसे में आपको तेजी में पार्टिसिपेट करना है, पैसा बनाना है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर लीजिए। तो आप दो चीजों पर ध्यान रखिए, मेरा स्टॉप लॉस कहां है, पॉइंट नंबर 1, और मेरे लिए ओवरनाइट पोजीशन जो भी मैं लेके जा रहा हूं उसे मुझे कैसे मैनेज करना है। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूं दीप, 30,200 इसके नीचे निफ्टी जाकर बंद, बैंक निफ्टी जाकर बंद हो तो आपको तेजी की पोजीशन हल्की करनी है। यानी कि आप 700 पॉइंट के रिस्क बैंक निफ्टी पर लेकर चलेंगे। निफ्टी 13,450 वो लेवल है, यानी कि आप 200 पॉइंट की रिस्क लेकर चलेंगे। अब 200 पॉइंट और 700 पॉइंट की रिस्क अगर आप 500 पॉइंट की रिस्क अगर आप लेकर नहीं चल सकते तो आप फिर किसी न किसी दिन बड़ा नुकसान करेंगे। तो उस नुकसान को आपको बचाना है। कमाई रोज करते रहिए जब तक तेजी का मार्केट है, जब तक म्यूजिक चल रहा है, पार्टी एंजॉय कीजिए, क्योंकि टॉप प्रेडिक्ट करने का मतलब नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन आपको यह पता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और स्टॉप लॉस के लेवल में आपको क्लियर कट वेल डिफाइन करके दे रहा हूं, 13,450, 30,200, बस ये नोट करके रख लीजिए। जैसे ही ये बदलेगा ऊपर की तरफ मैं आपको फिर से बता दूंगा। जी दीप।
ओके तो ये आपको अनिल जी ने क्लियर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बता दी है। इस बाजार में तेजी का बाजार है पर रिस्क कैसे मैनेज करना है यहां पर आप फोकस जरूर रखिए। चलिए सर फिर आज के संकेत बताएं, आज क्या एक और रिकॉर्ड के लिए तैयार होना चाहिए? 100% खुलते बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और आज इसे प्रेडिक्ट करने में कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है और कोई मतलब रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब धीमे धीमे आप देखिए 60-65 पॉइंट मजबूत होता दिख रहा है निफ्टी। सबसे बढ़िया बात है कि आप 13,600 के ऊपर खुलेंगे तो वहां से आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का और सहारा मिलता हुआ दिखेगा। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, घरेलू फंड नेगेटिव, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। 13,450, 13,500 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, टूटेगा ही नहीं। ऊपर की तरफ 13,650, 13,700 हल्की रुकावट का लेवल है, अंदाज से दिया है क्योंकि ऊपर के लेवल तो है नहीं, हम खुले नीले आकाश में, ब्लू स्काई जोन में। ये आपके लिए ऊपर के लेवल हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी 30,500, 30,600 ये दिन के लिए सपोर्ट जोन है तुरंत प्रभाव से। वैसे तो इसके नीचे जाने नहीं चाहिए गैप से खुलने के बाद, फिर भी एक नीचे की रेंज जो मजबूत रॉक बॉटम सपोर्ट है वो है 30,200 से लेकर 30,350 की रेंज में। और यहां अगर मिले तो बिना किसी संकोच, हेजिटेशन और सोचे हुए खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। अनलेस कि कोई खराब खबर आ जाए, वो तो मुझे नहीं पता ना आपको पता है, अलग बात है। लेकिन अदरवाइज रनिंग करेक्शन मार्केट में देता है तो ये ब्लाइंड बाय लेवल है आपके लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी 30,850, 31,000 ये छोटी रुकावट का रेंज है ऊपर की तरफ। इसे पार किया तो 31,175, 31,300 तक की तैयारी ऊपर बनती दिखेगी आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए बड़ी रेंज। अब आपके लिए दिन की रेंज भी बता दूं दीप, 13,525, 13,600 दिन की छोटी रेंज है, ठीक है। 13,550, 13,500, 13,650 ये दिन की मीडियम रेंज है। और बड़ी रेंज 13,450 से लेकर 13,700 की निकल कर आती है इस वक्त निफ्टी में। 13,700, 13,750 ये ऊपर के लेवल, वहां तक जाने की तैयारी हो सकती है निफ्टी की आज के लिए। बैंक निफ्टी 30,625, 30,850 दिन की छोटी रेंज, 30,500 से 31,000 ये रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज दिन की मीडियम रेंज और ये रेंज वायदा कारोबार के लिहाज से भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। और तीसरी रेंज जो है वो है 30,350 से 31,200, 300 के आसपास की निकल कर आती है बैंक निफ्टी पर, बड़ी वाली। इन रेंज पर, इन लेवल्स पर रखिए आप आज नजर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी है आज के ट्रेड के हिसाब से। पोजीशंस के बारे में क्या ध्यान रखना है सर, और साथ ही जो पीसीआर और एफआईएस के लॉन्ग पोजीशन संकेत है वो क्या बता रहे हैं? जी, एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है डीप इंडेक्स में, 72 से 74% हुई है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 1.54 के आसपास, और विक्स अनचेंज रहा है, कोई खास बदलाव नहीं, तो डेटा स्टेबल है। लॉन्ग पोजीशन में बदलाव एक ही हुआ है निफ्टी पर, जो लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस मैंने 13,400 दिया था उसको ऊपर खींचकर 13,450 कर दिया है। तो अब आपके लिए 13,450 ये है लेवल आपके लिए निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पर सेम है 30,500 इंट्राडे भी और क्लोजिंग। जिनको और ज्यादा सेफ रखना है वो 30,350 का, 25 का भी रख सकते हैं, 30,200 का भी रख सकते हैं, अपने अपने रिस्क के हिसाब से। बाकी सही स्टॉप लॉस जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच करता हुआ वो 30,500 का है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं, जो कल दिया था वही आज है। कल आपका ट्रिगर नहीं हुआ, आज हो जाएगा। 13,600 निफ्टी पर और 30,850 बैंक निफ्टी पर आज ये ट्रिगर होना तय है। तो अगर ट्रिगर हो जाए एग्जिट, निकल जाइए, खत्म। ओके, अब आपको नई पोजीशन जो बनानी वो कैसे बनानी बता दूं। निफ्टी खरीदिए 13,450 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में स्टॉप लॉस को खींचकर ऊपर ले आइए 13,500 का। जब 13,600 को आप पार कर लें, अभी टारगेट 13,600, 650, 675, 700 तक के टारगेट आपके लिए निफ्टी में है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एक चांस ले सकते हैं 13,700 के आसपास शॉर्ट करने का। 13,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 13,650, 13,600 तक के टारगेट के लिए आप वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नई पोजीशन जिनको बैंक निफ्टी में बनानी है दीप, वो बैंक निफ्टी खरीदेंगे 30,350, 30,500 की रेंज में। ये बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30,200 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 30,600, 30,700, 750, 825 और 950 ये सारे टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के लिए अगर आप इस रेंज में खरीदते तो। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि ये रेंज मिलेगी क्या? चांस कम है, लगभग नहीं के बराबर कि आप 30,500 के नीचे देखेंगे। मना तो नहीं कर सकते, आपके ऐसा हो ही नहीं सकता, होने में कुछ भी हो सकता है। तो आप फिर एक काम करें, थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सीधा 30,450 के स्टॉप पे खरीद लीजिए।
स्टॉप लॉस 30,450 का लगाइए और खरीद लीजिए। ऊपर की तरफ 30,850, 950 ये दो टारगेट तो हो ही गए। 31,050, 31,175, 31,250 और 31,300, ये 31,300 तक की यात्रा तय कर सकता है एक बार 31,000 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखिए, ये टारगेट्स के लिए आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिए आप 30,450 का। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया जगह है शॉर्ट करने की 31,175 से 31,300, इस रेंज में मिले बैंक निफ्टी ऊपर, वहां पर एक चांस ले सकते हैं। आप एक चीज देखिए, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की रेंज में ऊपर ऊपर मूव हो रहा है, एक बार ब्रेक करता है, बाद में अगले 500 पॉइंट की रेंज में थोड़ा वक्त बिताता है, हफ्ते 5-7 दिन, उसके बाद नए 500 पॉइंट की रेंज में जाता है। तो ये रेंज आपके लिए 31,175, 31,300 परफेक्ट शॉर्ट जोन है, वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। 31,400 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 31,050, 30,950, 30,850 और 30,750 ये तमाम वो टारगेट्स हैं जिनके लिए शॉर्ट करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें दीप एक इंटरेस्टिंग चीज और है, और वो ये कि 31,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो कोई जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी आसानी से 31,000 को कूदा दे, हो सकता है वहां रुके भी। और अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ही चाहते हैं, तो 31,000 के आसपास एक बार बेच सकते हैं। वो रेंज होगी आपकी 30,950 और 31,050। ये शॉर्ट करने की राय स्किल ट्रेडर्स के लिए, जो स्टॉप लॉस लगाना ट्रिगर करना जानते हैं और हर वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रहते हैं, ताकि वो अपने ट्रेड को देख सके, संभाल सके। आप चाहें तो इस रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 31,100 का, और 30,850, 30,750, 625 और 525 ये वो तमाम टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर थोड़ा नीचे के लेवल पर भी 31,000 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो दोनों तरफ के मौके मिलने वाले हैं, और स्पेशली बैंक निफ्टी पर अग्रेसिव ट्रेडर्स अपने रिस्क के हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी ले पाएंगे। सेक्टर्स, अनिल जी, किधर फोकस रहेगा आज आपका? देखिए दीप, सेक्टर्स के लिए आज से मैंने 2 सेक्टर चुने हैं। सीमेंट मुझे मजबूत दिख रहा है, कल रिकवरी के संकेत आते दिखे, सीमेंट आज फिर से मजबूत हो सकता है, ये संकेत साफ आते हुए दिख रहे हैं। तो सीमेंट पर फोकस करना चाहिए एक तो आपको, और दूसरा मेटल्स, ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के साथ मेटल्स में भी थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो सीमेंट और मेटल्स, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपके लिए बन सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए 2 सेक्टर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, सीमेंट, मेटल्स। वायदा कारोबार के बैन लिस्ट आधी हो गई है। 2 स्टॉक्स थे, कैनरा बैंक और पीएनबी। कैनरा बैंक बैन में बना हुआ है, पीएनबी अब बैन से बाहर आ गया है। सर, फंड्स का डेटा ऑलमोस्ट रोज हमारी जो डेली कॉन्वर्सेशन होती है, एफआईएस पॉजिटिव, डीआईएस नेगेटिव, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए दीप, वैसे तो आंकड़े बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। वायदा कारोबार में भी जो पिछले 1 आध दिनों में, 2 दिनों में थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा दिखा था, वो थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया है। 2484 करोड़ की खरीदारी की है एफआई ने, यानी कि लगभग 2,500 करोड़ की, और 95 करोड़ का इंडेक्स बेचा है, 177 करोड़ का स्टॉक बेचा है, बहुत ही कम, और उसमें भी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम की उन्होंने, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंकड़े तो बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, इस बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जो घरेलू फंड बेच रहे हैं वो एफआईएस के मुकाबले में ज्यादा हो। 2,667 करोड़ की बिकवाली घरेलू फंड ने की है, तब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए। तो छोटा मोटा सा आप ये कह सकते हैं, अगर इस आंकड़े में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, नेगेटिव नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग दिख रहा हो, तो यही कि पिछले महीने भर में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि घरेलू फंड ने, या ये दूसरी बार कल हुआ है कि एफआईएस के मुकाबले में ज्यादा बेचा है। जितना एफआईएस ने कैश में खरीदा उससे ज्यादा घरेलू फंड ने कल बेचा है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। 1 महीने में 2 ही बार ऐसा हो, लेकिन 28 बार जब एफआईएस ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको पता है कि आपको फोकस कहां करना है। सिंपल वायदा कारोबार के डेटा आपको बता दूं, 13,500 आज के लिए एक तरह से रॉक बॉटम सपोर्ट होना चाहिए, निर्णायक लेवल। कमजोरी आपको तभी फील करनी है जब आप 13,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, यानी कि आपके पास 65-70 पॉइंट का कुशन है, जो होने वाला नहीं है। ऊपर से 50-60 ऊपर खुल गए तो फिर क्या है, छोड़ दीजिए। तो कमजोरी तो फील ही नहीं करनी। 13,500 पर 32 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है, पुट मत। 13,600 पार करने के बाद एक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि 13,600 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का, और जैसे आप ये पार करेंगे दीप, उसके बाद लगभग आपके लिए
80-90 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट और हो जाएंगे, जिनकी एक्सपायरी कल होनी है। एक और मजे की बात आपको याद है, मैं कल बता रहा था कि वीकली तो ठीक है, मंथली एक्सपायरी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 13,000 के लेवल पर, और आप 13,600 पर हैं। अब ये कब कटेंगे 31 दिसंबर को, वो एक अलग चीज है। अब ये इंतजार ही कर रहे हैं कि जो ग्रह नक्षत्र चेंज हो या कुछ उसकी वजह से कहीं कोई एक बढ़िया करेक्शन आ जाए अचानक से बिना सोचे समझे किसी वजह से, तो अलग बात है। बाकी 13,000 के कॉल ऑफ राइटर्स जो हैं वो बुरी तरह से मंथली सीरीज में फंसे हुए हैं। वीकली सीरीज में तो फिर भी कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वीकली सीरीज का आराम है, आपको जितना कटना है ना 5 दिन में कट जाते हैं। मंथली सीरीज में तो 1 महीने तक अगर इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में चलते रहे तो 1 महीने के बाद आप देखें तो देखें अरे इतना लॉस हो गया। तो ये वाली चीज है, ये कम से कम वीकली सीरीज में लॉस हो तो भी आपको पता तो है कि लिमिट कितनी है। तो फिलहाल 13,600 को पार करने के बाद जो एग्रेसिव आपके लिए शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, 75-80 लाख शेयर आपके कॉल राइटर शॉर्ट जो हो जाएंगे वो बाजार को गिरने ही नहीं देंगे। और मुझे तो लग रहा है कि एक बार 13,600 के पार खुलने के बाद बहुत मुश्किल है कि आप 13,575 13,600 के लेवल को भी तोड़ें। आपके लिए बेस ही 13,550 का बन जाएगा। उसके बाद आज की ट्रेडिंग रेंज आपकी 13,550 13,700 की हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के लिए रिवाइज ट्रेडिंग रेंज जैसे ही 13,600 के ऊपर खुलेंगे 13,550 13,700 की बन जाएगी। ये वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है दीप। 30,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 10 लाख शेयरों का, और 30,500 पर कॉल्स में भी 9 लाख शेयरों की राइटिंग पड़ी है। तो ये कॉल राइटर्स हैं, ये परेशान है कि 30,500 के नीचे जाता क्यों नहीं है। इनफैक्ट जाता तो और शॉर्ट कर देते हैं काटने के बजाय, यही गलती कर रहे हैं। अगर बाजार दिन के दौरान एक डिप दे रहा है तो वहां पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट कवरिंग करनी है। वहां पर आपको तेजी की पोजीशन खत्म नहीं करनी है, कम नहीं करनी है, वहां खरीदना है। तो पिछले 5 सेशन से हर रोज बाजार ने मौका दिया। अब आप टॉप पर खरीदेंगे और उसके बाद आपको लगेगा भाव आया बेचो, ये गलत है। आप दिन के दौरान एक डिप मिलती है ना, वहां पे लीजिए आराम से और उसको छोड़िए मत। और शॉर्ट भी किया है तो वहां कवर कर लीजिए, और वापस से अगर आपको लगता है ऊपर के अच्छे लेवल पर जहां पर वाकई में थोड़ा करेक्शन की जगह बनती 50-75 पॉइंट की, वहां बेचिए। तो मुझे लगता है 30,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 31,000 पर भी है दीप, ये भी देखिए समझ के चलिए। 31,000 पर 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। मजा तब आएगा, आग तब लगेगी, फायरवर्क्स तब होंगे जब बैंक निफ्टी 31,000 को पार करे। तैयारी है दीप। अब ये तैयारी में ना, जैसे कल एचडीएफसी बैंक थोड़ा मजबूत हुआ लेकिन आईसीआईसीआई ढीला हो गया। मतलब सारे ये बैंक निफ्टी के जो है ना 12 ये सदस्य है ना, ये एक दिशा में एक तरह से सोच के नहीं चल रहे। कोई इधर जा रहा, कोई पहले कोटक नहीं चलता था, अब कोटक चला। तो अब बीच में एचडीएफसी की वो डिजिटल वाली खबर आ गई कार्ड्स की, तो वो ठंडा हो गया। उन दोनों को ठंडा होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक चला, तो अब कल आईसीआईसीआई बैंक ठंडा। सारे एक साथ मिलकर काम करो भाई, तो 31,000 के पार निकले। तो अब 31,000 के पार निकलेंगे, मजा आएगा। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या होता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, बैंक निफ्टी पर क्या होता है देखना पड़ेगा। 31,000 फाइनली आएगा या नहीं स्क्रीन पर, ये इंटरेस्टिंग होगा। सर आज के स्टॉक्स का डिस्कशन शुरू करूं इससे पहले एक व्यू मिसेस बेक्टर्स आईपीओ पर भी। सर आपने तो खैर रिकमेंडेशन की सलाह दी है। इस साल का सेकंड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन ऑन डे 1 मिला है सर, 4.25% गुना भर गया, और रिटेल से तो ऑलमोस्ट 7 गुना सब्सक्रिप्शन पहले दिन पर ही आ गया। तो बहुत पसंद आ रही है ये आईपीओ लोगों को सर। बिल्कुल दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छी क्वालिटी का आईपीओ, इसलिए कल हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन भी किया है कि फाइनेंशियल्स किस तरह से आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ये स्पेस ऐसी है जहां पर इंटरेस्ट है ही, और ये शेयर महंगे रहते ही हैं। तो और प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है, और प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड 25 साल का है। अच्छी ब्रांड्स उन्होंने बनाई है। थोड़ा सा पिछले 2-3 साल रेवेन्यू की ग्रोथ थोड़ी कम रही है, शायद आईपीओ के बाद और ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्शन यहां पर हो सकता है। तो ये देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अलॉटमेंट के लिए आपको लगाना चाहिए। लिस्टिंग पर भी गेन होंगे, मजबूत गेन्स होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। लेकिन दिक्कत वही है दीप, या जहां भी हम थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा मिलते नहीं है लोगों को, गिनती के लोगों को अलॉटमेंट मिलेंगे। यहाँ पर भी यही होने वाला है, बहुत ज़्यादा भरेगा। पैसा ही इतना है ना लोगों के पास, सबके पास, क्या करेंगे। पैसा इतना है, जहाँ पर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो कि लिस्टिंग अपनी प्राइस के नीचे नहीं होगी, आपका एक प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है एक तरह से, तो फिर लोग पैसा लगाते हैं। यहाँ पे तो आपको सीधा दिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं दीप। ये स्टॉक भी लिस्टिंग पर आपको 75% से दुगुना होता हुआ दिखे, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। ये भी 75% से 100% तक के रिटर्न दे सकता है जिस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ज्यादा इंटरेस्ट अब तक रिटेल का आया है। क्यूआईबी लास्ट दिन भरते हैं और एचएनआई भी डालेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप।
बिल्कुल, तो जबरदस्त रिस्पांस आया है और भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर्स होंगे। नजर रखिए, आज दूसरा दिन है आईपीओ का। चलिए आपको बता देते हैं आज और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर और ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो अजंता फार्मा का जो बायबैक है वो आज बंद होने वाला है। 1850 रुपए का बायबैक का भाव था और अब तक सब्सक्रिप्शन जो है इसको काफी अच्छा मिला है, रिस्पांस काफी अच्छा मिला है। करीब 18 गुना से ज्यादा ये सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। कैबिनेट की अहम बैठक आज 11:30 बजे, काफी सारे एजेंडा है जिसमें शुगर स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी क्योंकि शुगर के एक्सपोर्ट पे सब्सिडी को जो सब्सिडी है उसको मंजूरी जो है वो मिल सकती है। करीब 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी मिल सकती है और 3,600 करोड़ के आसपास की सब्सिडी जो है उसका प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा, स्पेक्ट्रम की नीलामी की जो गाइडलाइंस है उसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा सेबी की भी अहम बैठक है। जो एजेंडा है उसमें जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन एफपीओ है उसके जो नियम है उसमें कुछ ढील दी जा सकती है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है जो कंपनी इसमें है उसके लिए नए शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के लिए भी कहीं ना कहीं बातचीत की जा सकती है। लोन मॉरेटोरियम मामले में आज फिर से सुनवाई है, तो सारे बैंक्स को अपने रडार पर रखिए। क्यूआईपी की झड़ी लगी है। आज आईडीबीआई बैंक का जो क्यूआईपी है उसको मंजूरी मिल गई है, वो खुल गया है। फ्लोर प्राइस जो है 40.63 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 2.5% जो हिस्सेदारी है उसके जरिए करीब 1000 करोड़ जुटाने की योजना रखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक, इसका भी क्यूआईपी को मंजूरी मिल गई है, ये भी खुल गया है। फ्लोर प्राइस 37.35 रुपए का रखा गया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 7.5% के आसपास का डिस्काउंट है। और 18 दिसंबर को क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय करने पे बोर्ड बैठक करेगा। और एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट पहला रीट है जिसने क्यूआईपी लॉन्च किया है। यहाँ पे जो क्यूआईपी का प्राइस रखा गया है 348.38 रुपीज का रखा गया है। करीब 50 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है और इसका जो प्राइस है वो 31 दिसंबर को तय होना है। वहीं कुछ एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तो फर्टिलाइजर कंपनीज को लेके है, तो जीएनएफसी, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट जैसी जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज है उनको आप नजर रखिएगा क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए एक काफी बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाले हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो भुगतान है उसके लिए सरकार की निर्भरता जो है वो अब कम होने वाली है क्योंकि सरकार किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सब्सिडी देने की तैयारी कर चुकी है। सचिवों की समिति जो है उसमें जो लाभार्थी है उनको चुना गया है और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसका वो लगभग अपने आखिरी चरण पे पहुंच चुका है, यानी कि ये कंपनी जो है उनको अब वर्किंग कैपिटल की जो जरूरत है उसमें भारी कमी आने वाली है और 14 करोड़ किसान जो है उनको करीब 85,000 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान होगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है पूरे फर्टिलाइजर स्पेस के लिए। इसके लिए ये पूरा स्पेस जो है आपके रडार पे होना चाहिए। वही सीमेंट कंपनी, उसमें डेक्कन सीमेंट जो है उस पर नजर रखिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि डेक्कन सीमेंट जो है वो अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। यहाँ पे अपनी क्षमता दोगुना करना चाहता है। 23 लाख टन से बढ़ा के 45 लाख टन करेगा और 18 से 24 माह में ये विस्तार किया जाएगा। इसमें करीब 600 करोड़ के आसपास का खर्च कंपनी करने वाली है। विस्तार के बाद करीब 200 से 300 करोड़ का और अतिरिक्त कर्ज जो है वो कंपनी ले सकती है। कंपनी ने तेलंगाना प्लांट में क्षमता विस्तार जो है वो करने का सोचा है और क्षमता की कीमत जो है सीमेंट की कीमत जो है माफ कीजिएगा उसमें भी 350 रुपए बोरी के ऊपर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सीमेंट स्पेस है उसमें आप काफी हरकत देख रहे हैं किस तरह से प्राइस हाइक्स हो रही है। उसके चलते कंपनी जो है अब क्षमता विस्तार करने वाली है। इसके लिए डेक्कन सीमेंट जो है उसको भी अपने रडार पे रखना है आपको। बिल्कुल, कुछ बेहतरीन जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए एक बार फिर से नजर रखिए इन स्टॉक्स पर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, आप देखिए यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक शेयर्स हैं वो फोकस में रहेंगे क्योंकि जी बिजनेस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है क्योंकि महाराष्ट्र में जो आरटीपीसीआर के टेस्ट हैं उसके दाम घटाए गए हैं। 980 रुपये से घटाकर अब 700 रुपये प्रति टेस्ट जो है ये दाम कर दिए गए हैं। जो बल्क टेस्टिंग का रेट है वो 700 रुपये प्रति टेस्ट तय किया गया है। साथ ही M&M इस पर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी जो है 1 जनवरी से दोनों पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ाती हुई नजर आएंगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मारुति ने भी ऐसा ऐलान किया था कि 1 जनवरी से वो भी अपने काफ़ी सारे वाहनों के जो है दाम बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो इसके अलावा वेदांता बीपीसीएल पर फोकस रखिए क्योंकि बीपीसीएल में पूंजी निवेश करने की जो योजना बना रहा है वेदांता उसके लिए करीब 800 करोड़ डॉलर जो है
वो कंपनी जुटाने की योजना में है। दोनों डेट और इक्विटी के जरिए जो है ये पूंजी जुटाई जाएगी और फिलहाल जो है एंकर बैंक की नियुक्ति इस बात को लेकर हो गई है। तो वेदांता पर भी फोकस अपना बनाए रखिए। पीवीआर यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर को फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है, तो ये भी एक फंड रेजिंग प्लान जो है पीवीआर के हिसाब से आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंटेनर की कमी के चलते जिस तरह के फ्रेट रेट्स बढ़े हैं, इनफैक्ट यहां पर जो आंकड़ा आ रहा है वो 20 से 100% का है, तो अपने आप में काफी पॉजिटिव खबर कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए है। एचजी इंफ्रा यहां पर इरकॉन इंटरनेशनल से करीब 715 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर है ये इनको मिलते हुए नजर आए हैं। और वंडरला हॉलीडेज के लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि 24 दिसंबर से कोची पार्क जो है वो फिर से खुलता हुआ नजर आएगा लिमिटेड कैपेसिटी के साथ। साथ साथ कुछ एक बल्क डील्स और इनसाइडर ट्रेड्स भी है मेरे पास, जिसमें वेल्सपन कॉर्प फोकस में रहेगा। आप देखिए वेल्सपन ग्रुप मास्टर ट्रस्ट जो है उन्होंने करीब 27 लाख शेयरों की खरीदारी की है 132 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, यहां पर अदानी लॉजिस्टिक्स ने करीब 14.5 लाख शेयर बेचे हैं 59.1 के प्राइस पर। और साथ साथ एस्टेक लाइफ साइंस यहां पर भी नजर रखिए, क्योंकि प्रमोटर जो है उन्होंने करीब 4 लाख शेयरों की यानी कि इक्विटी में करीब 2% हिस्सेदारी बिक्री की है 1102 रुपए के भाव पर। साथ साथ मजेस्को यहां पर भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर यूनिफी एआईएफ ने 2 लाख शेयर जो है वो 987 रुपए 80 पैसे के भाव पर जो है बेचे हैं। और साथ साथ ऑलमोस्ट 3.8 लाख यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो करीब 23 लाख शेयर, माफ कीजिएगा, करीब 6 लाख शेयरों की जो है इन्होंने बिकवाली की है। इनसाइडर ट्रेड्स में एक्सिस बैंक यहां पर प्रमोटर एलआईसी ने 7 से 11 दिसंबर के बीच करीब 2.5 लाख शेयर बेचे हैं। और अंत में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस प्रमोटर अमरदीप होल्डिंग्स ने 11 दिसंबर को करीब 54,000 शेयर ये भी बेचते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारा फंड एक्शन है आपके लिए, स्टॉक्स भी हैं खबरों में, वहां पर आप रखिए नजर। आइए चलते हैं आशीष के पास जानने के लिए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स यहां पर फोकस रखना होगा, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने जो है सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर अपने कवरेज की शुरुआत की है। इन्फोसिस पर देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1450 के लक्ष्य के लिए, 1154 जो है कल के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो इन्फोसिस ग्रोथ के मामले में सबको आउट परफॉर्म कर सकता है। एचसीएल टेक यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1040 के लक्ष्य के लिए, 885 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि यहां पर री रेटिंग की संभावना है। टीसीएस पर न्यूट्रल की रेटिंग दी 2900 के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि सभी जो पॉजिटिव खबरें प्राइस्ड इन है। और विप्रो पर भी देखिए न्यूट्रल की राय 370 के लक्ष्य के लिए, 353 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि रेवेन्यू में पिकअप के लिए थोड़ी और विजिबिलिटी की आवश्यकता है, जिसके चलते ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। इसके अलावा एलएनटी यहां पर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और काफी ऊंचे लक्ष्य दिए। अच्छी खासी तेजी के बाद भी अगर आप देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे 1510 के लक्ष्य के लिए। सिटी भी देखिए ये भी खरीदारी किराए दे रहे 1503 के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज ये खरीदारी किराए दे रहे 1270 के लिए। हालांकि अगर आप कल की क्लोजिंग देखें तो 1245 की है। लेकिन सभी का मानना है कि इंफ्रा स्टोरी प्ले करने के लिए सबसे बेहतर स्टॉक है। वैल्यूएशंस काफी बढ़िया है, आउटलुक भी अच्छा लग रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। एमएनएम नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 923 के लक्ष्य के लिए, 717 के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कैपिटल एलोकेशन पर फोकस रखना होगा। एस्कॉट्स जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1600 के लक्ष्य के लिए, 1334 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि वैल्यूएशंस मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नजर आ रही है। डालमिया भारत मैक्वायरी की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की से अब खरीदारी की राय दे रही है, रेटिंग को अपग्रेड किया है और 1280 के आसपास का इन्होंने लक्ष्य दिया, 1061 के कल की क्लोजिंग है। और ये मान रही आगे जाकर कंपनी जब कर्ज कम करेगी तो एक री रेटिंग की संभावना है। जेएसपीएल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 300 के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एनटीपीसी पर, एचएसबीसी की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 155 से बढ़ाकर 165 कर दिया है, 106 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि वैल्यूएशन जो है हिस्टोरिकल लोस पर है और आगे जाकर ग्रोथ के ढेर सारे अवसर हैं, जिसके चलते खरीदारी किराए दे रहे हैं। ओके, जब कह रहे आशीष की फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट, इसका मतलब यह कि रिपोर्ट्स और बढ़ने की पूरी संभावना है, उसके लिए तैयार रहिए। आगे भी कुछ नई रिपोर्ट्स और आ सकती है, लेकिन नई आपके लिए पिक्स आने की तैयारी में हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुरुआत।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैं बाय करूंगा एसआरटी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो मैंने कल आखिरी आधे पौने घंटे में दिया था। मोमेंटम है ये स्पेस में, एसआरटी और मुथूट ये स्पेस में मेरे दो बेस्ट पिक्स होंगे। मुझे लगता है एक 1080 का स्टॉप लॉस होगा, 1092 का बंद है, तो 1% की रिस्क होगी और मेरा टारगेट है 1116, 1:2, 1:2.5 का ट्रेड सेटअप है और ये इंट्राडे का ही कॉल है। ओके, 1116 टारगेट खरीदें श्रीराम ट्रांसपोर्ट। सारे एनबीएफसी कलेक्शन में थे, आज भी रहेंगे, नजर रखिएगा। आइए बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, मेरी भी खरीदारी इसी स्पेस से है और मुझे अच्छा लग रहा है मन्नापुरम फाइनेंस को खरीदने की राय है। 169 का स्टॉप लॉस है, 183 का टारगेट है। मन्नापुरम फाइनेंस पिक ऑफ द डे है। ओके, यहां पर भी तेजी करें। कल भी यहां पर खरीदारी की राय आती दिख रही, मेरे ख्याल से वागले साहब ने दी थी क्लोजिंग वाले शो में। कुणाल जी, आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं भी एनबीएफसी खरीदूंगा। और अनिल जी, ये जो अभी निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शामिल होने वाला है अनिल जी, मुझे लगता है इसके बाद आपको बैंक निफ्टी के अलावा एक और नया प्रेम मिलने वाला है अनिल जी, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स होगा। तो अनिल जी, उसी की तैयारी में जो एनबीएफसीज हैं सभी में एक्शन दिख रहा है। और मैंने अनिल जी चुना है चोलामंडलम, जिसमें कि एक ब्रेकआउट हमने कल बंद के समय देखा था और मुझे लगता है कि आज भी यहां तेजी बनी रहेगी। तो मौजूदा स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है 365 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। 395 और 405 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए चोला में खरीदारी की राय। नहीं, नया कुछ भी आ जाए कुणाल जी, भले नया वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आ जाए निफ्टी का। देखो भाई, मैं पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को भूलता नहीं है। वो पहले दिल के करीब है, बाद वाले तो बाद वाले ही है। यकीन नहीं हो तो वागले साहब से पूछ के देख लो, इतिहास गवाह है, देख लीजिए, सामने ही बैठे हैं वागले साहब और आप दोनों तो यही है, कुणाल जी, राकेश जी। तो भले नया कुछ भी आ जाए, पुराने तो दिल के करीब रहेंगे। तो भले ही कौन 5 इंडेक्स और बना दो, बैंक निफ्टी की जगह दिल से कोई ले नहीं सकता कुणाल जी, वो तो वही रहने वाली है। जी राकेश जी। देखिए अनिल जी, कुणाल जी तो नई जनरेशन के हैं, उनको मालूम नहीं है। आप उस जनरेशन के हो जिस जनरेशन का ये मानना है कि पहला प्यार तो सबको होता है और आपका पहला प्यार बैंक निफ्टी है, तो पहला प्यार तो सबको होता है। बट पहला प्यार का ना जीवन भर साथ रहना बड़ा जरूरी होता है। तो वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके साथ पहला प्यार जीवन भर रहता है। तो आप तो अनिल जी, यू आर मैरिड टू बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के साथ आप रहना चाहते हैं अनिल जी। भाई साहब, आपने तो सगाई संबंध तय कर दिए, शादियां करवा दी। बंसल जी, ये काम आप तक रखो, हमारे तो दिल में जगह है सबके लिए। बिल्कुल। तो चलिए, खरीदारी करने की राय चोला में आती हुई कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पिछले 5 से 7 दिनों में ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और कल इसने हाइज पे क्लोजिंग दिया है। तो अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। भारत फोर्ज के अंदर 550-552 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 565 रुपए से लेके 570 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। और 570 का लेवल क्लोज होने पे ये स्टॉक 600 की तैयारी करेगा। तो नीचे में 540 के स्टॉप लॉस से 565 से 570 के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय। 550-52 की रेंज में खरीदारी कीजिए। शुभम जी, सुप्रभात, आपका पिक ऑफ द डे कोई ऑप्शन ही होगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल ऑप्शन ही है। और आज जो स्टॉक खरीदना है वो है दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी की राय है। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कल हमने देखा कि एक लोअर शैडो फॉर्म हुआ और एक रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिला। और प्लस अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा को देखें तो अपसाइड में जितने भी स्ट्राइक्स में कॉल राइटिंग था वो सब में कल हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है। वो 1400 से लेकर के 1500 तक के स्ट्राइक में ऑलमोस्ट सारे स्ट्राइक में
कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन को अनवाइंड किया है, तो मुझे लगता है कि एक अर्ली इंडिकेशन है कि एक अच्छा मूव हमें HDFC बैंक में आता हुआ दिखना चाहिए। तो 1400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदने की राय है, और यहाँ पे जो अभी करंट प्राइस है वो लगभग 30 रुपए का है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 40 रुपए का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 24 रुपए पे। तो HDFC बैंक का 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय HDFC बैंक में खरीदारी करने की। अविनाशी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। इनफैक्ट अनिल जी, हमारा जो आज का पिक है वो एक्सिस बैंक है। हमको लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था, पर मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो मुझे लग रहा है कि 620 625 आज ही स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और बाउंस बैक जरूर दिखाने की खामियत रख सकता है। और थोड़ा दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से रहेगा वो NMDC पे रहेगा। हमको लग रहा है कि NMDC आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ने से इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। ऑलरेडी डोनामन माइंस इनको खोलने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दी है, और सबसे बड़ी बात आयरन ओर के प्राइसेस के ट्रेंड का जो बेनिफिट है वो ये अपने थर्ड क्वार्टर में ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ज़रूर एक इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से NMDC भी खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है करीबन 150 155 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो एक्सिस बैंक आज के लिए थोड़ा सा बाउंस के लिए, और NMDC 6 से 8 महीने के लिए करीबन 150 रुपये का टारगेट। ओके, तो NMDC पर 150 रुपए का टारगेट पोजिशनल कॉल है, और एक्सिस बैंक यहां पर भी रखिए नजर। आज इंट्राडे में मूवमेंट दिखा सकता है। कुछ खबरें आई थी बैंक के खिलाफ एक्सपोजर को लेकर शेयर ग्रुप के, वहां पर क्लैरिफिकेशन आया है। पर आई कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको डालनी है नजर, जिस तरह से एक्शन आज बनते हुए दिख सकता है। बैंक स्टॉक्स ही फोकस में रहेंगे, और PNB पंजाब नेशनल बैंक, सुमित जी जरा इस पर नजर डालिए। बैन से भी बाहर आया है, इनकी QIP भी है। QIP का फ्लोर प्राइस है लगभग 7.5% के डिस्काउंट पर। PNB किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर? दिपांशु, देखिए जिस तरह से तेजी बनी हुई है सारे PSU स्टॉक्स में, ये स्टॉक भी तेजी दिखाएगा। लास्ट 2 दिनों में बैन में होने के बावजूद स्टॉक में कोई खास गिरावट या दबाव देखने को मिला नहीं, और स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस ही मारा है। तो जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर में 41-42 का लेवल तोड़ेगा, तो स्टॉक यहाँ से ऊपर में तेजी का मूव पकड़ेगा, और फिर 44 से 45 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिप आता है तो स्टॉक में खरीदारी बनती है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से जल्दी ही 44-45 और उसके बाद 50 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो PSU में तेजी बनी हुई है, तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए PNB पर नजर। QIP भी खुला है इसका, और साथ ही आप देखें तो बैन से भी बाहर आया है। IDBI बैंक, एक बार इस पर भी व्यू ले लेते हैं। शुभम जी जरा इसके चार्ट देखकर बताइए। कल हमने एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी, LIC का कोई प्लान नहीं है स्टेक बेचने के, पर QIP जरूर आया है, और लगभग 2000 करोड़ रुपए ये QIP जुटा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है शुभम जी IDBI बैंक? दीपांशु जी गुड मॉर्निंग। IDBI बैंक को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह से एटलीस्ट प्राइस एक्शन था वो पॉजिटिव था, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रैली है वो मुझे लगता है कि 46 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल प्राइस सेटअप के हिसाब से तो अभी भी यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है। 41 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 46 तक का इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए IDBI बैंक, रखिए इस पर नजर। एक्शन आज बनते हुए दिख सकता है। एक्शन बनेगा कई सारे और स्टॉक्स में। अविनाश जी, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स वैसे तो लगातार फोकस में ही रहे हैं, और कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ रही है, बट एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार ने प्राइजेस काट दिए हैं। बल्क टेस्टिंग के प्राइजेस 980 से काटकर 700 रुपए हुए हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लगी है। हॉस्पिटल और घर पर जो टेस्ट रेट्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। इसका इम्पैक्ट देखते हैं कंपनीज पर, या फिर जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी रहेंगे इसको सस्टेन करने के लिए? मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में दीपांशु, ये जो कोविड टेस्ट का जो कटौती है ये डेफिनेटली कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कुछ नहीं है अगर प्राइसेस कम होते हैं, और काफ़ी कंपनीज ने ये भी कहा है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑपरेट कर रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में हो सकता है कि थायरोकेयर, डॉक्टर पाथ लैब्स यहाँ पे थोड़ी बिकवाली आए। मुझे लग रहा है अगर गिरावट में एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल आता है तो थायरोकेयर और डॉक्टर पाथ लैब्स में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए तो मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंपनीज कोविड के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है और डायग्नोस्टिक स्पेस एक लाइफस्टाइल सेगमेंट है जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है। तो गिरावट में खरीदने के मौके मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि ये न्यूज़ डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है और हो सकता है आज इन शेयरों में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिले। ओके, तो आज थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, पर उसके बाद एक्शन में रहेंगे। नजर रखिए सारे के सारे जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं उनके स्टॉक्स पर। कंटेनर कॉर्प, बंसल जी जरा इस पर राय दीजिए। हमने पिछले हफ्ते भी हाईलाइट करा था, आज भी खबरें आई हैं जिस तरह से एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स, ट्रेड वॉल्यूम्स में एक्चुअली बढ़त आई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। कंटेनर्स की कमी हो रही है और कुछ जगहों पर तो कंटेनर के जो रेट्स हैं वो 100% उछाल दिखा चुके हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन इस खबर के दम पर कल भी एक्शन में था। बताएं यहां से और तेजी बनते हुए देखते हैं कॉनकॉर पर। बिल्कुल दीपांशु, आपने 2-3 बार मुझसे पूछा था, 403, 404 के अराउंड पूछा था और मैंने हर बार ये बोला था 397 एक अहम सपोर्ट है, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन की बात तब भी करी थी और कल के अपमूव के बाद वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन चुका है। जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करे। अब स्टॉप लॉस 402, 402 के नीचे की क्लोजिंग है तब निकलना है। जिन्होंने नहीं लिया है वो बाय कर सकते हैं। और स्टॉक में अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक का बैठता है 428, 433 का जो जोन है वो टारगेट है और कॉनकॉर में खरीदारी की राय है। ओके, कॉनकॉर पर खरीदारी की राय है, नजर रखिए। दूसरा इंपैक्ट ऑफ कोर्स शिपिंग कंपनीज पर भी हो सकता है, हायर रेट्स हैं यहां पर। सुमित जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है सर? दिवांशु, शिपिंग कॉर्पोरेशन में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, ये स्टॉक 50 रुपए के लेवल से वन में तेजी पकड़ के बैठा हुआ है और अभी लास्ट 4 दिनों में ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, जिसके अंदर नीचे में 80 रुपीज का सपोर्ट बन रहा है और ऊपर में 90 रुपीज का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यानी कहने का मतलब 90 रुपए का लेवल एक बार ऊपर में टूटेगा तो ये मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट और कंटिन्यू होगा और फिर ऊपर में 95 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो एचसीआई के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। 80 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन। तेजी को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस बस अपना ट्रेल करते रहें, ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। M&M, शुभम जी यहाँ पर नजर डालिए, काफी सारी खबरें आ रही हैं, अविनाश जी से भी इस पर व्यू लूंगा, पर चार्ट स्ट्रक्चर M&M का बताएं सर, किस तरह का एक्शन दिख रहा है? कल थोड़े ऑटो स्टॉक्स में हमने उतार चढ़ाव देखा, पिछले 4-5 दिनों से कहीं कुछ मूवमेंट नहीं आया है। M&M पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? दीपांशु जी, मुझे लगता है कि M&M पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इवन दो M&M में कुछ समय से हम देख रहे थे कि एक गिरावट देखने को मिला, लेकिन कल का जो मूवमेंट है वो एक इंडिकेटिव, एक प्रीएम्प्टिव हम उसको कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है कि जहाँ पे हो सकता है कि ये पुल बैक कंप्लीट हो गया और अब हमें एक फिर से एक रैली देखने को मिले। तो ऑप्शंस के डेटा में काफ़ी यहाँ पे भी कॉल अनवाइंडिंग कल के सेशन में हमें देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म हो चुका है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। तो खरीदने की राय होगी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 695 पे, और अगर हम इसको 4-5 दिन का समय दें तो मुझे लगता है कि 760 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 760 के लेवल्स के लिए M&M तैयार है। अविनाश जी, आपने कई बार स्टॉक को रेकमेंड किया है, पिछले 2-3 दिनों में ढेर सारी खबरें आई हैं। एक तो प्राइस हाइक्स कर रहे हैं अगले साल से, ये पिनिनफेरिना का इंजीनियरिंग डिवीजन बंद कर रहे हैं, और कल खबर भी आई थी कि सैंगयोंग जो इनकी कोरियन सब्सिडरी है उन्होंने कुछ लोन रीपेमेंट पर डिफॉल्ट करा है। क्या देखना चाहिए सर इसका M&M पर इम्पैक्ट? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि सैंगयोंग का जो न्यूज़ फ्लो है वो कल के सत्र में थोड़ा सा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका था। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रेटेजी महिंद्रा मैनेजमेंट बता रही है कि कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है और जो नॉन कोर एसेट्स है वो अगले साल तक काफी कम होंगे। इनफैक्ट कोर बिजनेस दैट इज ऑटोमोटिव बिजनेस भी अभी पिकअप अच्छी तरह से कर रहे हैं। इनकी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च है थार, वहां पे काफी अच्छी ऑर्डर बुक इनको मिली है, प्लस ट्रैक्टर का बिजनेस चल रहा है, प्लस प्राइस हाइक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सैंगयोंग का न्यूज़ फ्लो है ये इतना ज्यादा नेगेटिवली स्टॉक पे प्ले आउट नहीं करेगा। इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि जिन्होंने पहले ये स्टॉक को मिस किया है अभी खरीदे, क्योंकि कम से कम 800, 850 का टारगेट प्राइस कम से कम 12 से 15 महीने में आने की पॉसिबिलिटी है। विद इन द ऑटो स्टॉक्स हमको लग रहा है ये सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है और जहाँ पे री रेटिंग अभी भी पॉसिबल है।
ओके, तो ये है आपके लिए सेंगयोंग और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर राय यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी कल के सेशन में आती हुई।